दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश सनसनवाल आज फिर से आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिससे आप सुनकर काफ़ी उत्साहित भी होंगे और एक ऐसे शख्स के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका संबंध डीएलएफ से है। डीएलएफ का मतलब दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस कंपनी है और इस शख्स का नाम कुशल पाल सिंह है। दोस्तों, कुशल पाल सिंह का जन्म बुलंदशहर के एक छोटे से गांव में हुआ। इनके पिता बुलंदशहर के एक प्रतिष्ठित वकील थे और इनकी माताजी एक हाउसवाइफ थी। पढ़ने में ये सामान्य विद्यार्थी थे और इन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री प्राप्त की। बीएससी की डिग्री प्राप्त करने के बाद ये एक दिन अपने मित्र के साथ बैठे थे। इनके मित्र ने इन्हें बताया कि इंग्लैंड में कुछ भारतीय विद्यार्थियों के लिए ऑन स्कॉलरशिप इंजीनियरिंग की कुछ सीटें वैकेंट हैं और वहाँ एडमिशन्स के चांसेस हैं। इनके दोस्त ने ही इनका भी फॉर्म भर दिया और संयोगवश इनका वहाँ एडमिशन हो गया। परिवार ने भी सोचा कि बेटे की लाइफ का सवाल है। उन्होंने इधर उधर से पैसा इकट्ठा किया और 1950 के आसपास आप सोच सकते हैं कि इंग्लैंड जाना काफ़ी मुश्किल काम होता था और उस समय बहुत ही कम लोग इंग्लैंड जाया करते थे, वो भी सामान्य परिवार के। बड़े परिवारों के बच्चे तो शुरू से ही बाहर विदेशों में पढ़ा करते थे। इस प्रकार कुशल पाल सिंह, जिन्हें हम केपी सिंह कह सकते हैं, आज के एक प्रख्यात व्यक्ति हैं, तो ये इंग्लैंड पहुंच गए और यूके में, हालांकि पढ़ाई में इन्होंने इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन ये खेल में बहुत अच्छे थे। काफ़ी हैंडसम नौजवान थे, 6 फुट के करीब इनकी हाइट है और अच्छे बलिष्ठ शरीर है। ये पोलो बहुत अच्छा खेलते थे और एक दिन ग्राउंड में इनकी मुलाकात एक भारतीय ब्रिगेडियर से होती है। उन्होंने इन्हें समझाया कि तुम क्यों अपने एनर्जी और समय को यहाँ वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हें वापस भारत जाना चाहिए और तुम्हारे जैसे नौजवानों की भारतीय फ़ौज को सख्त आवश्यकता है। ये सुनकर इन्हें लगा कि मुझे शायद भारतीय फ़ौज जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पर इनके साथ एक जूली नाम की अंग्रेज महिला भी पढ़ाई करती थी और धीरे धीरे इनकी दोस्ती हुई और जूली ने इन्हें हर प्रकार की रहने की, जेंटलमैन किस प्रकार बातें करते हैं, किस प्रकार सूट पहनते हैं, किस प्रकार टाई लगाते हैं, समाज में किस प्रकार उठते और बैठते हैं, तमाम एटिकेट्स इनको सिखाए, क्योंकि ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे और इतना ज़्यादा ज्ञान इन्हें नहीं था। बहुत जल्दी ये सब कुछ सीख गए और बहुत ही स्मार्ट लगने लगे और सुंदर तो ये थे ही। लेकिन जब वापस ये भारत आए तो भारतीय फ़ौज में उन दिनों ब्रिटिश बोर्ड हुआ करता था। इनके सिलेक्शन में ज़्यादा दुविधा नहीं हुई, लेकिन शर्त ये थी कि उनकी पत्नी जो है वो कोई भी विदेशी महिला नहीं होनी चाहिए। जूली से बात हुई। जूली ने इन्हें कहा कि हम डाइवोर्स कर लेते हैं, लेकिन तुम अपना सपना, जो भी तुम्हारा सपना है भारतीय फ़ौज को, यदि तुम अपनी सेवाएं देना चाहते हो तो तुम अवश्य जाओ। ये भारत आकर इन्होंने फ़ौज ज्वाइन की और वहाँ पर साउदर्न कैवलरी को ज्वाइन किया और उसमें अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया। यहीं पर उनकी मुलाकात चौधरी राघवेंद्र सिंह जी से हुई, जिनकी 2 बेटियां थी और वहाँ पर अन्य ऑफिसर्स ने मिलकर इनकी बड़ी बेटी इंदिरा सिंह का विवाह इनके साथ करवाया। जब इनकी शादी इंदिरा सिंह जी के साथ हो गई तो कुछ दिनों के बाद राघवेंद्र सिंह जी तो रिटायर हो गए थे, लेकिन उनका एक फैमिली बिजनेस चला करता था जो रियल इस्टेट का था और एक कंपनी इन्होंने स्थापित की थी 1946 में, जिसका नाम डीएलएफ था, अर्थात दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस।
वो आकर फुल टाइम अपनी इस कंपनी को देखने लगे। राघवेंद्र सिंह जी का ये विचार था कि क्योंकि भारत का विभाजन हुआ है और पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू शरणार्थी अभी दिल्ली में आए हैं और उन्हें मकानों की आवश्यकता पड़ेगी, ये सोचकर उन्होंने दिल्ली में काफ़ी ज़मीन खरीद ली और जगह जगह उन्होंने सोचा कि अच्छी कॉलोनीज़ को डेवलप करूँगा तथा इससे मुनाफा भी कमाएंगे और लोगों को घर भी प्राप्त होंगे। इन्होंने इसी बीच 1961 में केपी सिंह जी को भी ये सलाह दी कि तुम भी फ़ौज की नौकरी छोड़कर मुझे ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ काम बहुत अधिक बढ़ रहा है। और डीएलएफ ने उस समय की जो ख़ास कॉलोनीज़ हैं, ग्रेटर कैलाश, मॉडल टाउन, पंजाबी बाग और राजौरी गार्डन, इन सभी कॉलोनीज़ का इन्होंने ही विस्तार और प्रसार किया। आज भी इन कॉलोनीज़ को दिल्ली की सबसे अधिक पॉश कॉलोनीज़ माना जाता है। लेकिन 1971 के आते आते दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हो गया और डीडीए ने अब फर्दर कोई भी ज़मीन को रियल एस्टेट द्वारा खरीदने पर रोक लगा दी और रियल एस्टेट के लिए अब यहाँ पर कोई भी कॉलोनी को विकसित करना असंभव हो गया। तब केपी सिंह जी ने सोचा, क्योंकि अब ये फुल टाइम इस कंपनी के एमडी बन चुके थे, कि अब हमें दिल्ली से बाहर कुछ करना होगा। ऐसे में इन्होंने देखा 1980 के आते आते कि दिल्ली के गुड़गांव के साथ जो बॉर्डर था वहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। जो दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ बन रहा है वो आज के गुरुग्राम और उन दिनों के गुड़गांव के साथ बन रहा है। तो उन्होंने सोचा ये इसके आसपास की जितनी भी जंगली ज़मीन है, जितने भी ये खेत हैं, जितने भी ये जंगल हैं, ये ज़रूर विकसित होंगे और आने वाले समय में यहाँ पर आवासीय कॉलोनी बनेगी। ये सोचकर इन्होंने अपना ध्यान गुड़गांव पर केंद्रित किया और क्योंकि ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे, इसलिए उन्होंने गांव के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किया। ऐसा बताते हैं कि ये अपनी जीप में वहाँ जाते थे, लोगों के साथ घंटों बैठते थे और वहाँ के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, प्रधान, सरपंच और इवन सामान्य व्यक्ति, उनके साथ भी अच्छे से, ठीक से, सामंजस्य बिठाकर और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एक दिन इन्होंने एक किसान से बात की कि यदि मुझे कोई ज़मीन यहाँ चाहिए तो क्या मुझे मिल सकती है। उस किसान ने कहा कि मैं आपको 1 एकड़ अपनी ज़मीन दे सकता हूँ। ये ज़मीन बिल्कुल दिल्ली से सटे हुए गांव की थी। इन्होंने उसे कहा कि हम 1 लाख रुपए आपको इसके बदले दे सकते हैं। किसान खुश हो गया, लेकिन इन्होंने उससे पूछा आप 1 लाख रुपए का क्या करेंगे। किसान ने कहा कि मुझे तो खुद अभी नहीं समझ में आ रहा है कि इस 1 लाख रुपए का मैं क्या कर पाऊँगा। तब इन्होंने उसे कहा कि तुम इस 1 लाख रुपए को मुझे वापस दे दो और मैं इसका ब्याज तुम्हें हर महीने देता रहूँगा। किसान को लगा ये मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हर महीने मेरी आमदनी भी आती रहेगी। उन दिनों इस प्रकार के लोग बहुत कम मिलते थे। एक तो केपी सिंह जी की वहाँ साख बन चुकी थी, क्योंकि ये वहाँ चैरिटी भी करते रहते थे। प्रधान, सरपंच और अन्य प्रतिष्ठित लोगों के कहने पर ये किसी गरीब किसान की बेटी का विवाह करा देते थे, ये किसी के बच्चे की बीमारी में, किसी व्यक्ति की बीमारी में ये उसकी मदद कर दिया करते थे। तो इस प्रकार के चैरिटेबल काम की वजह से ये वहाँ पर काफ़ी प्रचलित हो गए थे। और आप देखिए कि ये केपी सिंह जी की दूरदर्शी सोच कि उन्होंने वो तमाम इलाका वहाँ पर 100-125 एकड़ ज़मीन धीरे धीरे बिना किसी पैसे के, केवल उन लोगों को ब्याज का पैसा हर महीने 1 से 6 तारीख के बीच में इनकी जीप उस गांव में जाती थी और लोग लाइन में लगकर अपना ब्याज इनसे ले लेते थे। किसी को कोई पैसा इन्होंने नहीं दिया, केवल इन्होंने उसका ब्याज दिया और लोग भी इसमें खुश थे। धीरे धीरे वहाँ पर एक दिन इन्होंने उस ज़मीन को बिल्कुल प्लेन कर लिया और काफ़ी दूर दूर तक एक पेड़ के नीचे एक दिन ये काफ़ी सारे लोगों के साथ बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एक जीप आकर रुकी। उस जीप में एक सज्जन बैठे हुए थे जिनका नाम राजीव गांधी था। राजीव गांधी उन दिनों भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि
श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। राजीव गांधी ने अपने साथ जो लोग थे उनसे पूछा ये कौन लोग हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने जाके उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि बाकी तो ग्रामीण लोग हैं, लेकिन इनमें एक व्यक्ति रियल एस्टेट का मालिक है, एक बड़ी कंपनी है उसकी जिसे DLF कहते हैं, और वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है इस क्षेत्र में, वो डेवलप करना चाहता है इस क्षेत्र को। राजीव गांधी इस बात से बड़े प्रभावित हुए। कोई व्यक्ति ऐसी सोच रखता है कि दिल्ली से सटे हुए इलाके का डेवलपमेंट करना चाहता है और वो इतना समय यहाँ पर दे रहा है। उन्होंने उसे बुलाया और उसे कहा कि आप इसे डेवलप करो यदि कर सकते हो, और यदि मेरे लायक कभी कोई काम हो तो आप सीधे आकर मुझसे मिल सकते हो। इस प्रकार राजीव गांधी से 1 to 1 मिलने का काफ़ी उन दिनों अर्थ होता था, अर्थात आप एक प्रधानमंत्री के बेटे से डायरेक्ट मिल गए और यदि कोई समस्या आपको आती है तो आपको इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन जब इन्होंने काफ़ी ज़मीन वहाँ पर एक्वायर कर ली तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो बंसीलाल उस समय थे उनकी आंखों में ये खटकने लगे और उन्होंने इनके प्रोजेक्ट्स को बंद करवा दिया। इन्होंने थोड़े दिन अपने प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, लेकिन जल्दी सरकार बदल गई और ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आई। उन्होंने फिर से इन्हें फ्री हैंड दिया और इन्होंने कहा अपना डेवलपमेंट जारी रखो। इन्होंने वहाँ पर एक आवासीय कॉलोनी बनाई, लेकिन इन्होंने देखा कि इस आवासीय कॉलोनी में लोग रहने के लिए दिल्ली से नहीं आ रहे हैं। इनके दिमाग में एक विचार आया कि जब तक यहाँ काम नहीं होगा दिल्ली से लोग यहाँ रहने के लिए नहीं आएंगे। तब इनके दिमाग में ये आया कि उन दिनों, क्योंकि 1990 का समय आ चुका था और डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो चुका था, मल्टीनेशनल कंपनी भारत में आ रही थी, तब इन्होंने जनरल इलेक्ट्रिकल्स के मालिक से बात की, उनके MD को यहाँ इनवाइट किया, वो आने के लिए तैयार हो गए। और जब वो यहाँ आए तो उनका इतना स्वागत किया गया, ऐसा बताते हैं कि उन्होंने अपनी पुस्तक में वहाँ जाकर लिखा है कि ऐसा स्वागत मेरा पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ, और वो भारत में एक BPO खोलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने यहाँ पर गुड़गांव में सबसे पहला जनरल इलेक्ट्रिकल्स ने BPO स्टार्ट किया और उसके बाद तो यहाँ कंपनीज़ की लाइन लग गई, कंपनीज़ की लाइन लगी। और उसके बाद यहाँ पर इतने सारे आवासीय कॉलोनी जिनकी आवश्यकता फिर उन लोगों को पड़ने लगी जो यहाँ काम करते थे। DLF ने अपने प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे आज DLF के पास बताते हैं कि केवल गुरुग्राम में, गुड़गांव में 3000 एकड़ ज़मीन है और पूरे भारत में इस कंपनी के पास 10,000 एकड़ ज़मीन है, अर्थात 42 किलोमीटर स्क्वायर लैंड पूल इनके पास है और इनका काम तमाम पूरे शहरों में चल रहे हैं। लेकिन इनकी कंस्ट्रक्शन A क्लास की होती है। जो भी इनके फ्लैट्स लेते हैं या इनकी प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो हमेशा DLF की सराहना करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता था कि ऐसा शख्स जो एक गांव में पैदा हुआ और कहाँ से वो फिर शिक्षा लेकर आया और उसने आर्मी की भी नौकरी की, लेकिन उसके बाद कितनी दूरदर्शिता उस इंसान के अंदर थी कि उसने एक पूरे शहर को, आज जो ये साइबर सिटी है ये भी उन्हीं की देन है। एक दिन ओम प्रकाश चौटाला ने जब कहा कि मैं यहाँ एक साइबर सिटी बसाना चाहता हूँ, तब इन्होंने कहा कि मैं इस साइबर सिटी को बनाऊँगा। तब ओम प्रकाश चौटाला जी ने इन्हें 60 एकड़ ज़मीन यहाँ प्रदान की। इन्होंने 60 एकड़ ज़मीन के अंदर ये जो आज साइबर सिटी आप देख रहे हैं, इतनी शानदार साइबर सिटी इन्होंने बनाई कि पूरे देश में इसका नाम हो गया, पूरे दुनिया में इसका नाम हो गया। और लोग आज गुरुग्राम को एक बहुत ही बड़े शहर के रूप में देखते हैं, जो एक कभी बंजर शहर हुआ करता था, एक जंगल हुआ करता था। यदि आप 1990 से पहले के गुरुग्राम की तस्वीरें देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर लोग जाने से डरते थे, ये बिल्कुल सुनसान इलाका था। पूरे हरियाणा का 70% रेवेन्यू ऐसा बताया जाता है कि केवल गुरुग्राम से आता है। तो धन्य है ऐसे व्यक्ति, ऐसे शख्स और प्रेरणा के स्रोत हैं दूसरे लोगों के लिए। आज 91 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन आज भी एक्टिव हैं। हालांकि इनका काम अब इनका परिवार संभालता है, लेकिन फिर भी ये सलाहकार के रूप में उन्हें समय समय पर अपनी सलाहें देते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं फिर मिलूँगा एक और वीडियो के साथ।
तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।